जो गर्मी और जाड़े में स्कार्फ बांधे रहती हैं, वो सरकार बनाने के लालच में गलत जगह चली गई। वो बड़े वाले से नहीं मिली, वो छोटे वाले से मिली। छोटे वाले के बारे में आपको बड़े तकलीफ गलत फहमी होगी, छोटा वाला उससे 4 गुना आगे है। मैंने अपने 25-26 साल के कैरियर में बड़े से बड़े राष्ट्रवादी के कमरे में 2 तस्वीरें कभी ऐसी नहीं देखी जो मैं कहता हूं कि अगर ये तस्वीरें इसने लगाई हैं तो इससे जरा बच के रहना। उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट था वो पश्मीना शॉल लेके आई कि ये लीजिए। 2 तस्वीरें उसके कमरे में लगी हुई हैं, एक तरफ वीर सावरकर की है, दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य की तस्वीर है। मैंने अपने निजी मित्रों से टिप्पणी की, ये गलत जगह आ गई है, इसको पता नहीं चलेगा इसने क्या गलत काम कर लिया है। सरकार बनी इस देश में बहुत लोगों ने, क्योंकि हमें सवाल पूछने की आदत है, देखिए साहब इसके साथ सरकार क्यों बनाई, ये तो एंटी इंडिया है, इनका संविधान तो भारत के खिलाफ है। मैंने कहा आपने सन्यासी नहीं चुने, दोनों ने सरकार बनाई, बहुत सारी बातें हुई। एक साहब को बार बार छोड़ दिया गया, वो अपनी बात में बार बार एक ही बात कहते थे, कड़ी निंदा। इतनी कड़ी निंदा करते थे कि देश डर जाता था। दुश्मन कभी नहीं डरा उनकी कड़ी निंदा से। वो चले गए, नई सरकार आ गई, यकायक एक दिन पता चला कि सरकार वहां गिर गई है, महबूबा से मोहब्बत समाप्त हो गई है। जैसे इंतजाम 370 का किया उसी तरीके का इंतजाम उन्होंने, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यहां क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि साहब ये जो यात्रा है इसमें कोई बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए 80,000 फौजी उतार दिए। उनकी भी समझ में नहीं आया। शाम को जब फैसला आया तो उन्हें पता चला कि ये क्या हो गया। वो चिल्ला चिल्ला के भारत के राष्ट्र को, भारत की सुप्रीम कोर्ट को और 130 करोड़ लोगों को चैलेंज कर दी थी कि आर्टिकल 35 और 370 से किसी ने छेड़छाड़ की तो हम हिंदुस्तान को 1947 में पहुंचा देंगे। यकीन मानिए 370 और 35 हटा करके इन लोगों ने कश्मीर को 1947 में पहुंचा दिया है। अब उनकी समझ में नहीं आ रही कि ये ख्वाहिश तो इन्होंने हमारी पूरी की। इससे पहले 1947 में भारत बिना 370 35 के था। उन्होंने कहा हम बना देंगे, इन्होंने बना दिया। अब बन गया है तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा नहीं था, तो आपके सोचने से तो देश चलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हटाई गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब तिरंगा वहां है, उन्हें कंधा कोई नहीं दे रहा। उसके बाद इस देश में इस्लाम के नाम पे एक पाखंड हो रहा था। दुकान चल रही थी, जिन्होंने इस्लाम के बारे में जो जानते नहीं हैं, जिन्होंने किताब तक नहीं पढ़ी है, ये निकाह हलाला की दुकान खुली हुई थी इस देश के अंदर। इसलिए मैं बार बार अपनी बात को ऐसे संदर्भों में कहता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। हम सब सनातनी ये कहते हैं कि सब किसी ईश्वरी शक्ति के कारण हो रहा है और मैं इसे साक्षात मानता हूं। मैं यहां हूं, स्वामी जी के साथ हूं, कल अहमदाबाद में था, परसों लखनऊ में होऊंगा। मैं अपने चाहने से कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कोई शक्ति है जो मुझसे यह करवा रही है। इसलिए बार बार कहता हूं, जब तक वो शक्ति है पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस देश में ऐसा ही बोलता रहूंगा। आप यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, किसी कारण से आए हैं। 1000 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हो गया है, इसलिए जो भी आपके मन की बात कहता है आप उसके पास पहुंच जाते हैं।
1000 साल के बाद किसी को अपने मन की बात कहने का मौका मिला है। नहीं तो लोग दूसरों के मन की बात करते थे, पहली बार अपने मन की बात कर रहा है। अपने मन की जब बात करता है तो लोग शहर जाते हैं, कहते भाई हमने अपने मन की बात नहीं, हमारे मन की बात करने का। तुम्हारे मन की बात मनमोहन सिंह कह गए हैं, तुम्हारे मन की बात तो 70 सालों से लोग कर रहे थे। इसलिए आजाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खड़े होकर जब यह कहा तो इस देश में सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि इस देश में मुसलमानों की नाजायज मांगों को मानना ही सेकुलरिज्म है। सच को सच कहना कम्युनलिज्म है इस देश के अंदर। लेकिन हुआ यह कि मनमोहन सिंह ताप तो कह के चले गए, उनका बयान टेलीविजन पे है। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। किसी ने नहीं पूछा ये कम्युनल बात नहीं कहनी चाहिए, ये सांप्रदायिक बात नहीं कहनी चाहिए। सबने कहा ये तो महान सेकुलरिज्म की बात कही गई है। इसलिए कुछ लोगों को आदत पड़ गई थी ऐसे ही बयान सुनने की। अब वो बयान उनको सुनाई नहीं दे रहे, अब कुछ और बयान सुनाई दे रहे हैं। अब कुछ और वेशभूषा का आदमी उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी ताकत इतनी थी कि उनके मर्जी की बात नहीं होगी तो वो देश की कानून को नहीं चलने देंगे। और कानून किसी एक 70 साल की महिला बुजुर्ग को अगर वो तलाक लेने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे फैसला दे दे, न्याय व्यवस्था के हिसाब से दे दे, तब भी उनको लगा कि नहीं, ये जजेस, ये हिंदू जजेस कौन होते हैं हमारी मुसलमान महिला को तलाक देने का जिनके पास अधिकार है, हम इसको नहीं मानेंगे। उस भीड़ तंत्र ने इतना दबाव बनाया कि भारत की पार्लियामेंट ने वो फैसला पलट दिया। उनकी ताकत बढ़ती गई, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि इस देश में एक न दिखने वाली सत्ता पिछले 70 सालों में मजबूत तरीके से बनाई गई। वो 370 से शुरू हुई, 35A से शुरू हुई, माइनॉरिटी कैरेक्टर से शुरू हुई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से शुरू हुई, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से शुरू हुई, वो राम मंदिर के ऊपर फैसला न देने से शुरू हुई। इसलिए हजारों ऐसे काम हमने संविधान और संविधान के बाहर किए जिससे उनको लगने लगा कि इस देश में कोई सत्ता पे बैठ जाए लेकिन हमारी अनदेखी नहीं कर सकता, हमारी जो भी नाजायज मांग है उसके सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। इस बदख्याली में 70 साल निकल गए। हलीम और बिरयानी बहुत खाई, उनको लगने लगा कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो कितना भी बड़ा हिंदूवादी हो जाए, टोपी लगा के अगर उसने इफ्तार नहीं दिया तो हम कहेंगे ये कम्युनल है। सनातनियों, अपने होने का जरा सा बोध किया आपने। एक आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी पहचान नहीं बदलूंगा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं।